मनोज अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रहा था, जबकि उसकी माँ शारदा जी मनोज से कहती हैं डॉक्टर के पास दिखाने को, लेकिन वह मना कर देता है। वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम्हारे पास घूमने का समय है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने का समय नहीं है। शारदा जी की इतनी बात सुनते ही बेटे ने गुस्से में उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली। चुपचाप से कोने में पड़ी रहो और 4 रोटियां मिल रही हैं वही खाती रहो। वैसे भी तुम कोई काम धाम तो करती नहीं, घर पर बैठी रहती हो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 60 साल की तो हो। कुछ काम करो और घर में कुछ पैसे कमा कर लाओ। हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गई हो। मैं तुम्हें बुढ़ापे में 4 रोटी खिला रहा हूँ, इसी का एहसान मानो और चुपचाप से मुंह बंद करके कोने में बैठी रहो। वृद्धाश्रम के पार्क में बैठी हुई शारदा जी बीती बातों को सोच रही थी। अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आई। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार अपने परिवार को याद कर रही थी, अपनी पोती को याद कर रही हैं। वह अपने मन से पोती के मोह को निकाल नहीं पा रही हैं। आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर गिर गए। वह अपने परिवार को बहुत याद कर रही हैं, लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगती हैं कि जिस परिवार को वह इतना याद कर रही हैं, उसी बेटे बहू की वजह से किस हालत में वृद्धाश्रम के लोगों को मिली थी। उस दिन को वह आज भी नहीं भूल पा रही थी और सोचने लगती हैं कि जरा सी ही तो बात थी जो बेटे और बहू ने घर में इतना तांडव कर दिया था। और उस दिन बेटा जब ऑफिस से आता है, शारदा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, शुगर कम ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारे पास समय हो तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हारा तो शुगर ही कम ज़्यादा होने लगता है। इतनी छोटी सी बात पर क्या अब रोज़ रोज़ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर सकूं। तुम घर में बिल्कुल कामचोर बनकर बैठी रहती हो, कुछ भी नहीं करती हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी करते हैं। बेचारी शारदा जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटी सी पोती आती है और कहती है, दादी मैं पापा मम्मी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटियां रखी हैं, चाय से नमक लगाकर खा लेना। और बेटे बहू घूमने के लिए निकल जाते हैं। शारदा जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे बेटे के पास ना ही मेरे लिए पैसे हैं और ना ही समय। अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी 3-4 घंटा घूमने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता है। इसी बात को सोचती रहती हैं। रात को 11 बजे तक उनका बेटा मनोज और बहू घर आ जाते हैं। पोती तो रास्ते में ही सो गई थी, इसलिए मनोज कमरे में उसको जाकर लिटा देता है। शारदा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुमने तो कहा था तुम्हारे पास समय ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास घूमने के लिए समय है। अपनी बूढ़ी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। शारदा जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपनी माँ के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ता हूँ और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करती हो। चुपचाप से एक कोने में पड़ी रहो, 4 रोटियां दे रहा हूँ खाती रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा।
इतना माँ का अपमान कर मनोज अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन शारदा जी अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से बिल्कुल ही टूट गई थी। इतना अपमान सहकर वह ऐसी हो गई कि उनके अंदर जान ही नहीं बची थी। वह सोचती हैं कि उनके बेटे ने उनके साथ किया क्या है, क्या बुढ़ापा इतना लाचार होता है। आज उनकी ऐसी परिस्थितियां आ गईं कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वही बेटा उनके ऊपर हाथ उठा रहा है, 4 रोटियां देने का एहसान दिखा रहा है। जिस बेटे को मैंने खुशी खुशी सब कुछ दिया वही मुझे खून के आंसू रुला रहा है। यही सोच सोचकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। उनसे अपने बेटे के द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और उसी रात को 2 कंबल एक चटाई ले करके घर से निकल पड़ती हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। बेटे ने सारी हदें पार कर दी, एक बार हाथ उठाया है तो अब इसकी बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अब मैं घर ही छोड़ दूँ। अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकती हूँ। और वह अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर से निकल जाती है। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में शारदा जी ने सड़क के किनारे बनी बेंच पर 4 दिन काटती हैं। रात में वहीं कंबल और चटाई बिछाकर सो जाती हैं। थोड़े बहुत उनके पास पैसे थे, उससे कुछ खरीद के अपना पेट भरती हैं। लेकिन इन 4 दिनों में बेटे और बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास फ़ोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं समझी कि एक बार अपनी माँ को फ़ोन करके पूछ ही लें कि आप 4 दिन से कहाँ हो। वह तो यही चाहते थे कि उनका घर छोड़कर निकल जाऊं। मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। वैसे भी घर बैठे बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए तो बोझ ही होते हैं। अगर बाप कमाऊ है और माँ घर का काम करती है तो बेटे थोड़ा बहुत घर पर रख भी लेते हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे पर बाप के पास पैसे नहीं हैं और माँ असमर्थ है तो बेटे को अपने माँ बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। शारदा जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उनका शुगर कम ज़्यादा रहता था। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ी। दूसरी तरफ बहू बेटों ने शारदा जी को एक बार भी नहीं ढूंढा, बल्कि बहू तो अपने पति से कहती है कि अच्छा हुआ बुढ़िया घर से चली गई। घर में बैठी बैठी खांसती रहती है, जब देखो तब दवाइयों का खर्चा बढ़ा देती है। मैं तो खुद ही उसको कहीं छोड़ने का सोच रही थी। अच्छा हुआ कि वह अपने मन से ही चली गई। अब वापस से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ गई हैं उधर ही रहे। अब घर में वापस भी आएगी तो मैं उसको नहीं रखूँगी। तभी अचानक वृद्धा आश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनको अपने वृद्धा आश्रम में ले आए। शारदा जी की हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 दिन तक वृद्धा आश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्धा आश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर की। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत ठीक होने लगी और वह धीरे धीरे वृद्धाश्रम में सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती। उधर उनकी कुछ सहेली भी बन गई जो उनकी ही उम्र की थी। फिर सुबह सारे बुजुर्ग महिला पुरुष मिलकर योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगते। शुरू शुरू में शारदा जी को वृद्धा आश्रम में अच्छा नहीं लगता था, बड़ा ही सूनापन लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी, अपनी पोती की बहुत याद आती थी, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, जिसको
उनके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। अपने पति के साथ रही थी, उन दोनों की यादें थी। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि बुढ़ापे पर किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। और सभी बुजुर्गों की आपबीती सुन सुनकर बहुत बुरा लगा। एक दिन शारदा जी वृद्धाश्रम के पार्क में अपनी एक सहेली के साथ बैठी हुई थी। वह अपनी सहेली से कहती हैं कि मेरे पति एक सरकारी कंपनी में काम करते थे। मेरे पति बहुत साल पहले छोड़कर चले गए थे। मेरी एक ही संतान थी, मेरा बेटा मनोज। मैंने बिना पति के उसे बहुत अच्छे से पाला पोसा, कभी किसी चीज़ से उसको कमी नहीं होने दी, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। फिर मेरी पति की जगह पर नौकरी मिल गई। मैंने बहुत मेहनत की। मैंने सोचा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे बहू और नाती पोतों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लूँगी, क्योंकि मेरे पति तो मुझे जीवन के शुरुआत में ही छोड़कर चले गए थे। पूरी ज़िंदगी अकेले काटी थी। सोचा था बेटा बड़ा हो, घर में बहू आएगी, नाती पोते होंगे, मेरा घर फिर से गुलजार हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अरमान लेकर मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था, उसकी शादी भी हो गई, घर में पोती भी है। फिर मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी। सोचा चलो अब बेटा तो कमाने लगा है, पूरी ज़िंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बेटा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने कमाना छोड़ा तो बेटे बहू के तेवर ही बदल गए। 6 महीने बाद ही घर में एक छोटी बड़ी बात के लिए झगड़ा होने लगा, पैसों के लिए कहा सुनी होने लगी, खाने पीने की चीज़ों के लिए लड़ाई होने लगी। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे मांगती तो वह मुझसे झगड़ा करने लगता और कहता घर में बोझ बन करके बैठी हो, कुछ करती क्यों नहीं हो, कुछ करो, घर का ही काम करो। अभी तुम इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो कि घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, जाओ पैसे कमाओ और पैसे कमा कर दो। अब मैं बूढ़ी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था, मुझसे काम नहीं होते थे, जैसे ही मेरा शुगर कम ज़्यादा होता था मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन बेटा तो यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और पैसों को लेकर ही एक दिन घर में झगड़ा हो गया, जिस वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिया। इतना कहती कहती शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक दोनों सहेलियां चुप रहती हैं, दोनों शांत रहती हैं। काफ़ी देर बाद शारदा जी बोलती हैं, फिर मैं सोच लिया कि अब मैं इस घर में बेशर्म की तरह नहीं रहूँगी और मैं घर से बाहर निकल आई और अब इस वृद्धाश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या क्या खेल दिखाती है। मेरे पति को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापा वृद्धाश्रम में काट रही हूँ। एक दिन वृद्धाश्रम के सभी लोग खाना खाकर बैठे थे कि तभी न्यूज़ सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं, सारी फैक्ट्री बंद हो गई हैं। यह खबर सुनकर शारदा जी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाए। उन्होंने अचार, पापड़ और मसाले का काम शुरू किया।
वृद्धाश्रम के सभी लोग मिलकर इस काम में शारदा जी की मदद करते हैं, जिसके चलते बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब हर महीने 50,000 रुपये तक बचाने लगी। अब वह अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने लगी, बल्कि कुछ पैसे अपने साथ काम कर रहे लोगों में देती थी। बाकी के बचे पैसे वृद्धाश्रम में ही दान देने लगी, जिससे बाकी लोगों की भी सहायता हो सके, क्योंकि बुढ़ापे पर इतनी ज़रूरत तो उनकी थी ही नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सके। लेकिन एक दिन बेटे बहू को इस बात का पता चलता है कि मम्मी जी फिर से पैसे कमाने लगी हैं और ऑनलाइन काम करने लगी हैं। इतने पैसे का वह कहाँ खर्च करेंगी, इसलिए किसी तरह से अपनी मम्मी जी को ढूंढ निकालते हैं। शारदा जी का एक हफ्ते बाद जन्मदिन होता है। दोनों बेटे बहू केक लेकर शारदा जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मम्मी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज आप 63 साल की हो गई हैं। आपकी पोती आपको बहुत याद करती है। अब आप घर चलो। आपने बहुत रह लिया वृद्धाश्रम में। अपने बेटे के घर चलो, हम उधर ही आपको रखेंगे। हम आपको लेने आए हैं। शारदा जी अपने बेटे की बातें चुपचाप से सुनती रहीं, कुछ नहीं कहती हैं। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। शारदा जी बेटे बहू के साथ जाने से मना कर देती हैं। बेटे बहू सर झुकाकर चले गए, लेकिन 6 महीने बाद ही महामारी की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्चे के लिए भी दिक्कत हो जाती है। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगे। जो भी रखे हुए पैसे थे वह 2 से 3 महीने में ही खर्च हो गए और जॉब भी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। बेटे बहू फिर से भागे भागे अपनी माँ के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, मम्मी जी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटी की स्कूल की फीस भी नहीं दी है, खाने पीने का भी खर्चा होता है। आप तो पैसे कमा रही हैं तो कम से कम आप ही हमें दे दीजिए। आप नहीं देंगी तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने ही पैसों को बच्चों को देने के बजाय वृद्धाश्रम में दान दे रही हैं। कैसी माँ हो तुम, जरा सी भी दया नहीं आती अपने बहू बेटे और पोती पर। बेटे की बात सुनकर शारदा जी अपनी कुर्सी से उठती हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग भी उधर ही बैठे होते हैं। शारदा जी अपनी कुर्सी से उठती हैं और अपने बेटे मोहन के गाल पर जोरदार तमाचा मार देती हैं। कहती हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरी एक माँ भी है, तेरी माँ के प्रति भी कुछ फ़र्ज हैं। तेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझसे मांगने के लिए आ गया। आज तू मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिला रहा है। मैंने तो तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। माँ बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाया। मेरे पति के जाने के बाद सभी ने मुझसे दूसरी शादी करने पर जोर दिया, लेकिन अपने अरमानों का गला घोट कर मैंने दूसरी शादी भी की नहीं कि कहीं मेरे बेटे के भविष्य पर कोई फ़र्क ना पड़े। पूरी ज़िंदगी तुझ पर लगा दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया और तू आज मुझे मेरा ही फ़र्ज़ याद दिला रहा है। और उस दिन क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या वह तेरा फ़र्ज़ नहीं था? अरे तूने एक माँ का जितना अपमान किया है ना, उतना कोई भी नहीं करता है। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था,
पूरी ज़िंदगी पूरी कमाई मैंने तुझ पर लगा दी, पर तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया, और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कह रहे हो कि मेरा फ़र्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का कोई फ़र्ज नहीं बनता है अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे पर उनके लिए दवाई लाना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला, अभी के अभी वृद्धाश्रम से निकल जा, नहीं तो पुलिस को फ़ोन करके तुझे अपनी माँ के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। शारदा जी के साहस को देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहीं, यह बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे आपके पास कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं आए। बच्चों की मंशा अच्छी नहीं थी, तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और वह मनोज से कहते हैं, तुम अभी इधर से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटा बहू लज्जित हो करके वृद्धाश्रम से निकल जाते हैं और शारदा जी अपनी सारी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही काटने का निर्णय लेती हैं और अपनी कमाई भी वृद्धाश्रम को देती हैं। दोस्तों, माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों के खातिर गुजार देते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बोझ समझकर ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।